कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 लेंगे तो H कितना, 3 दूना 6, 4 अगर ले रहे हैं तो 4 दूना 8। इस तरह से ये क्या है, समझातीय श्रेणी में है। एक और देख लेते हैं, विशेषता हमको पढ़ना है, उसके पहले कुछ एग्जांपल को ठीक से समझिएगा। इसको मिटाते हैं, नोट कर लेना। एल्कोहल ले लेते हैं, एल्कोहल CnH2n+1OH। नामकरण में आपको सभी समझ में आएगा कि यहाँ पे OH क्यों लगा है, स्ट्रक्चर पर हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर हम कार्बन 1 लेंगे तो होगा 2 × 2 = 3 CH3OH, 2 लेंगे तो 3 दूना 6, 2 लेंगे तो 2 दूना 4 1 5 OH, 3 लेंगे तो क्या होगा 7 OH। इस तरह से ये सब क्या है, फंक्शनल क्रियाशील मूलक में आते हैं। अब जरा कुछ विशेषताओं को ठीक से देखेंगे। पहली विशेषता का हम क्या लिख लेंगे कि इनके सभी सदस्यों को एक ही सूत्र द्वारा, ठीक है, इनके सभी सदस्यों को, इनके सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, असवार ना। पहला देखिए, एल्कोहल है तो सभी के सभी एक ही सूत्र द्वारा है, CnH2n+1। एल्केन है तो सभी एक सूत्र द्वारा है, एल्कीन है सभी एक सूत्र द्वारा है। ये अलग समजातीय श्रेणी है, ये अलग समजातीय श्रेणी है, अलग समजातीय श्रेणी है। दूसरा अंतर हम क्या देखते हैं कि इसमें किन्हीं भी 2 क्रमागत सदस्यों के बीच परमाणु संख्या का जो अंतर आएगा, परमाणु अंतर कितना आता है, CH2 आता है ना। किन्हीं 2 क्रमागत लगातार क्रमागत सदस्यों के बीच अंतर जो होगा वो CH2 का होगा, CH2 होता है। इसको ठीक से समझिएगा, है ना। जैसे कि मान लो हमने इसका अंतर निकालने का प्रयास किया, इन दोनों का लगातार 2 C में से 1 C घटेगा तो 1 C बच गया, 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन घटेगा तो क्या बच गया। हमने इन दोनों का निकालने का प्रयास किया, 3 C में से 2 C घटा C, 8 में से 6 घटा तो कितना 2। इन दोनों का निकालने का हमने प्रयास किया, 4 में से 3 गया तो कितना 1, और 10 में से 8 हाइड्रोजन गया तो कितना बचा 2। देखिए सब का अंतर कितना आ रहा है, CH2 ही आ रहा है। यहां भी आप अंतर निकाल कर देख सकते हैं, लिख दें। देखिए 2 में यहां से फॉर्मूला है, 3 में से 2 घटेगा तो 1 C, 6 में से 4 घटेगा तो 2। यहां पे देखिए 4 में से 3 घटेगा तो 1 C, 8 में से 6 घटेगा तो कितना 2। देखिए और नीचे लिखेंगे, अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, CH2 का ही अंतर आएगा। यहाँ पे यहां भी निकाल के देख लो अंतर, ये सामान्य सूत्र है। नामकरण एकदम क्लियर होने वाला है कि कौन कैसे हम लोग लिखेंगे। 2 में से 1 C घटेगा तो 1 C, 5 में से 3 हाइड्रोजन घटेगा तो 2 हाइड्रोजन, OH कैंसिल। यहाँ भी वही काम, 3 में से 2 घटा तो 1 C, 7 में से 5 घटा तो कितना 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी वही आएगा 1 C और 2 हाइड्रोजन। ये दूसरा अंतर हो गया। पहला अंतर क्या था कि सामान्य सूत्र द्वारा लिखते हैं, देखो। दूसरा अंतर है कि इनके सदस्यों के बीच क्रमागत सदस्य, इन्हें के 2 के बाद अंतर निकालेंगे, नहीं, क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर क्या हो रहा है, CH2 आ रहा है। तीसरा है कि इनके परमाणु द्रव्यमान का अंतर जो आएगा वो 14 इकाई आएगा। देखिएगा ध्यान, तीसरा अंतर हम लिख लेंगे, 2 अंतर हो गया, यहाँ मिलाते हैं, दोनों अंतर को नोट करेंगे। तीसरा अंतर यहाँ पे लिख देते हैं। चलो देखो, किन्हीं 2 माने कि संजातीय श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के परमाणु भार में 14 इकाई का अंतर होता है, तीसरा होता है। चलो देख लेते हैं हम सब कैसे निकालेंगे। इस विशेषता को हम मिटा दे रहे हैं, अब अंतर निकालेंगे परमाणु द्रव्यमान का। ठीक से समझ आ रहा है। देखो कार्बन में कितना होता है, 6 दूना 12,
हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसका निकालेंगे अगर हम तो 12 और 4 हाइड्रोजन, तो 4 कम 4 कितना 16 है। इसका अगर हम निकालने जा रहे हैं तो देखो 12 दूना 1 कार्बन का 12, 2 कार्बन का 24 और 1 हाइड्रोजन का 1, तो 6 हाइड्रोजन का कितना 6 कितना हो गया 30। इसका निकालने जा रहे हैं तो हम तो बढ़ती है 36 और 8, 1 हाइड्रोजन का 1, तो 8 हाइड्रोजन का 8, 36 कितना 44। यहाँ पे निकाल के देख लीजिए, बाजू का 48 प्लस 10 कितना 58। कहा गया कि 2 क्रमागत का अंतर अगर निकालें, इसमें से 30 में से हम 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 14। ये देखो 44 में 30 घटाएंगे तो कितना आएगा 14। यहाँ पे देखिए 58 में 14 घटाएंगे तो कितना आएगा 14। सेम कंडीशन इस पे भी बनेगा। देखो यहाँ पे 6 दूना 12, 4 कितना आ रहा है, 6 दूना 12, 4 कितना हो रहा है 16। इधर लिखे एक का होता है 12 दूना 24, 24 और 4 12 दूना 24 4 28 कितना 28। इसका देखो बढ़ती है 36, 36 6 कितना 42, 36 6 42 बचो का 48, 48 और 8 कितना 56। और घटा के देखिए, इन दोनों घटाइए तो 42 में से 28 घटेगा तो कितना बचेगा 14 इकाई बचेगा। यहाँ घटा के देखिए 56 में से 42 घटेगा कितना बचेगा, उसके बाद वाला भी घटाएंगे तो क्या आएगा 14 ही आएगा। इसी तरीके से इसको भी देख लेते हैं हम, इसको हम मिटाते हैं, देखो इसका निकाल लेते हैं। ये तो आप लोग तो कर लिए होंगे। देखो यहाँ पे निकाल रहे हैं तो 1 कार्बन का कितना होगा बोलो 12, 3 हाइड्रोजन का कितना 3, O का होता है 16 और 1 हाइड्रोजन का फिर 1, तो 12 3 15 15 16 16 कितना हो गया 32। इसका निकालो, बढ़ दो ना 24 5 16 और 1, 24 और 5 कितना 29, 29 30 और 16 कितना 46। इसका निकाल के देखो तो 12 यही 36 7, O का 16 हाइड्रोजन का 1 कितना आएगा 36 और 7 43, 36 और 8 कितना 44 और 16 कितना हो जाएगा 60 हो रहा है। 44 और 16 60। अब निकाल के देखो अंतर, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 46 में 32 घटेगा तो 14, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 14। इस तरह से जितना का भी निकालेंगे, इसका मतलब कंफर्म है कि समजातीय श्रेणी में जितने भी यौगिक हैं वो सामान्य सूत्र द्वारा लिखे जाएंगे, एक ही सामान्य सूत्र द्वारा। दूसरा है कि इनके बीच का अंतर यह होगा CH2 का होगा। तीसरा इनके परमाणु भार का अंतर कितना होगा 14 इकाई होगा। और भी है कि अगर इनको बनाएंगे, अगर हम इसके सभी यौगिकों को बनाएंगे तो एक ही विधि द्वारा बनाया जा सकता है। तो क्या लिख देंगे कि अगर बनाया, इनके बनाने की विधि देखो, इन्हें इनके सदस्यों को एक ही विधि द्वारा बनाया जा सकता है, विधि द्वारा बनाया जा सकता है। दूसरा होगा कि इनके भौतिक गुणों में, जैसे कि द्रव्यनांक हुआ, क्वथनांक हुआ, घनत्व हुआ, मतलब किसी भी श्रेणी के जितने भी अवयव हैं उनके द्रव्यनांक, क्वथनांक या घनत्व में क्या होता है क्रमिक परिवर्तन आता है। एक के बाद दूसरे में जो परिवर्तन आएगा ठीक उसके बाद वाला में वही परिवर्तन आने वाला है। तो तीसरा चौथा इसके विशेषता क्या लिख देंगे कि क्रियाशील मूलक के सदस्यों के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है या अंतर होता है, क्रमिक अंतर होता है। देखिए अगर किसी क्रियाशील मूलक में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, किसी समजातीय श्रेणी में क्रियाशील मूलक उपस्थित रहने पर उसके सभी सदस्यों में समान क्रियाशील मूलक होंगे। क्रियाशील
मूलक होंगे, मूलक होगा। मतलब अगर अल्कोहल है तो उसके सभी सदस्यों में OH रहेगा, है ना। एल्डिहाइड है तो सभी में CHO रहेगा, सब में उसके प्रत्येक सदस्य में, है ना। और अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो सभी में COOH रहेगा। तो ये रहा क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने देखा क्या, समजातीय श्रेणी यानी होमोलोगस सीरीज क्या, 10th 11th 12th सब में पढ़ना है ना। तो अब हम देखते हैं इस पर आज नोमेनक्लेचर को शुरू करते हैं। एक और फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है, उसको हम नाम करके पहले लिखवा देंगे। पहले शुरू करते हैं हम लोग क्या, नोमेनक्लेचर को ठीक से देखेंगे। नामकरण, नोमेनक्लेचर नामकरण, नामकरण एक एक करके नामकरण को देखा जाएगा ठीक से। आज हम कुछ उसका जो जनरल बात है उसको लिखवाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप के अनुसार एक एक समूह का समजातीय श्रेणी का नामकरण पार्ट वाइज करेंगे ठीक से, कहीं दिक्कत नहीं हो। देखिए कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की 2 विधियां हैं, है ना। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की मुख्य 2 विधियां हैं, मुख्य 2 विधियां हैं। नंबर 1 क्या है, साधारण विधि, ये साधारण नाम लिख सकते हैं, साधारण विधि, साधारण प्रणाली भी बोल सकते हैं, कॉमन नेम, कॉमन मेथड है, कॉमन नेम है, कॉमन सिस्टम। ये पुरानी पद्धति है, पुरानी प्रणाली है ये, जिसमें कार्बनिक यौगिकों के नामकरण को उनके प्राप्ति स्रोतों के आधार पर, उनके रंग के आधार पर, उनके गंध के आधार पर या अन्य विशेषताओं के आधार पर रखा गया है ना। जैसे कि मान लो फॉर्मिक अम्ल है HCOOH, है ना। फॉर्मिक अम्ल जो है ये HCOOH, इसको फॉर्मिक अम्ल इसलिए रख दिया गया क्योंकि ये लाल चींटी से मिला था सबसे पहले, और लाल चींटी का जो लैटिन नाम है वो क्या है, फॉर्मिकस होता है, इसी कारण इसका नाम रख दिया गया। एसिटिक अम्ल ये किसे मिला था, CH3COOH, ये मिला था सिरका से, और सिरका का नाम क्या है, एसिटम होता है, जिस कारण। तो ये जो विधि है इसमें दिक्कत क्या है कि अगर जटिल यौगिक होंगे उनका नामकरण हम नहीं कर पाएंगे। दूसरा बात है कि एक ही प्राप्ति स्रोत से कई मिल सकते हैं तो उनका नामकरण में क्या होती है, असुविधा होती है, इस कारण इसको हटा दिया गया है ना। नामकरण में हम देखते चलेंगे, हमको मेन जो पढ़ना है वो IUPAC प्रणाली का है, इस पर थोड़ा सा ठीक से इसको ध्यान दें। IUPAC प्रणाली, इसमें हम कैसे पढ़ेंगे, बस 4-5 बात है जिनको ठीक से अगर देख लो तो कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो IUPAC प्रणाली, IUPAC या IUPAC प्रणाली, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री प्रणाली, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें क्या है, सभी कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न माना जाता है ना, या एल्केन का मान लो CnH2n, है ना। तो सभी कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न मान करके नामकरण किया गया है। तो इसमें जरा कुछ बातों को समझेंगे ठीक से एकदम, इसको हम 5 या 6 भाग में बांटते हैं, 5 भाग में। चलो, प्राइमरी प्रीफिक्स, इसको 1 डिग्री लिख सकते हैं, या प्राथमिक पूर्वलग्न जो पढ़ लगते हैं, सेकेंडरी। कुछ बात और है इसके पहले, इसको डायरेक्ट लिख देने से दिक्कत हो जाएगा, पहले देख लो, है ना। जनक श्रृंखला देख लेते हैं, जनक श्रृंखला, पेरेंट चेन याद रखेंगे। पेरेंट चेन मतलब कार्बन यौगिक में कार्बनों की सबसे लंबी श्रृंखला को पेरेंट चेन कहा जाता है। कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक
यौगिक में कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को जनक श्रृंखला कहा जाता है। देखें हमारे पास श्रृंखला कहा जाता है। देखिए है क्या, इसको पहचानना बहुत जरूरी है। ये जहां पहचानने में मिस किए कि नामकरण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे कि मान लो हमने ऐसे लिख दिया है CH3 CH2 CH2 CH3, बोलेगी बोलिए इसमें जनक श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे लंबी श्रृंखला यही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक ही वही है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट है, सीधा है। दिक्कत कहां पे होगा? ब्रांच वाले में। तो देखो ब्रांच वाले में क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं, इसमें तो ये जनक श्रृंखला यही है हमारा। जब ब्रांच वाले होंगे वहां पे आपको पहचानने में थोड़ा दिक्कत होगा। CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, देखिएगा दिखाई दे रहा है CH2 CH3 CH2 CH2 CH2। अब आपसे बोला जा रहा है कि इसमें आप जनक श्रृंखला को पहचाने, पैरेंट चेन को, तो कौन सा होगा? देखो इसको चुनते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इसको देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला होता है। सबसे लंबी श्रृंखला कार्बन की यहाँ पे यही हो रही है, यानी यही पैरेंट चेन होगी। बाकी ये तो दोनों होंगे ब्रांच में जो निकले हुए साइड से, उनको प्रतिस्थापी कहा जाएगा। नामकरण में पहले प्रतिस्थापियों को लिख लेते हैं, तब जनक श्रृंखला में कार्बनों की संख्या का नाम हम लोग देते हैं। बात नहीं करें तो अब देखो इसके बाद एक और चीज है वर्ड रूट, है ना, वर्ड रूट। वर्ड रूट ये क्या है कि जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बनों की संख्या को वर्ड रूट कहा जाता है। जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बनों की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या को वर्ड रूट कहा जाता है। जैसे कि देख लो, अगर बोले ऐसे बोलिए वर्ड रूट कितना होगा, तो कार्बन इसको नहीं काउंट करेंगे, जनक श्रृंखला पहले चुन लेंगे, उसमें कार्बन को देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। कार्बनों की संख्या कितनी है? 8। तो 8 का क्या होगा? ऑक्ट होगा, ऑक्ट हो जाएगा। वर्ड रूट क्या होगा? ऑक्ट होगा। तो वर्ड रूट के लिए हम लिख देते हैं, आपको उसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग IUPAC नाम में यहीं से काम करेंगे। देखो देखिएगा, वर्ड रूट हम लिख रहे हैं, वर्ड रूट। यहां पे कार्बन संख्या है, अगर 1 है तो क्या लिखेंगे? मेथ। क्या लिखेंगे? मेथ। 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 पर नॉन, 10 पर डेक, 11 पर ऑन डेक, 12 पर डू डेक। इस तरह से, है ना, ट्राई डेक, इस तरह से चले जाएंगे नामकरण। कार्बनों की संख्या गिन लेंगे और रूट लिख देंगे, इसको नोट कर ले। उसके बाद अभी हम देखते हैं, देखो जो IUPAC प्रणाली में नामकरण किया जाता है उसका मुख्य जो बात है उसको देखो, है ना। तब हम लोग अलग अलग करके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखो नामकरण करने के लिए इन 5 बातों को ठीक से याद रखना, 1 2 3 4 5, है ना। ये अगर याद है तो आप बना सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। तो अगला है देखो प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, माने ये वर्ड रूट के पहले लगेंगे। तो प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स वर्ड रूट के बाहर लगेंगे। तो पहला में देखो क्या करेंगे हम, इसमें क्या होता है, अगर बंद श्रृंखला है, बंद श्रृंखला कार्बन की क्लासिफिकेशन पढ़ाया जा चुका है। बंद श्रृंखला होने पर क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स लगाएंगे। क्या हम प्रीफिक्स लगा देंगे साइक्लो, क्या लगाएंगे? साइक्लो। और अगर खुली श्रृंखला है
खुली श्रृंखला अगर है कार्बन की तो इसमें प्रीफिक्स नहीं लगेगा। प्रीफिक्स क्या होगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। चलो दूसरा सेकेंडरी सफिक्स में अगर ब्रांच वाला है, ध्यान से देखेंगे, ब्रांच में शाखित अगर है, शाखित होने पर क्या करेंगे? प्रतिस्थापी को ऊपर लिख देंगे पहले, पर प्रतिस्थापी को लिखेंगे वर्ड रूट के पहले। और दूसरा अगर सीधा है, सीधी श्रृंखला होने पर, सीधी श्रृंखला होने पर यहां पे प्रत्यय नहीं लिखा जाएगा। क्या? सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं लगाया जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं लगेगा। थर्ड वर्ड रूट मालूम है, सबसे लंबी श्रृंखला में कार्बनों की संख्या को लिख दिया जाएगा। जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बनों की संख्या, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बनों की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या। यानी एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ। अब प्राइमरी वर्ड रूट के बाद एथ, मेथ, प्रोप के बाद क्या लगाएंगे? देखो अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। क्या है? सिंगल बॉन्ड इसको बोलते हैं, एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या लगाएंगे हम? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन, याद रखिएगा, एन। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, द्विबंध, डबल बॉन्ड अगर हो तो क्या लगा देंगे? इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो क्या लगाएंगे? आइन। क्या लगाएंगे? आइन। इसी पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं, त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड। अब रहा अंतिम जो हमारा है कौन? सेकेंडरी सफिक्स। तो यहां पे क्या देखेंगे हम? देखिए तो आ रहा है कहां तक? यहां तक। और इधर क्रियाशील मूलक, देखो क्रियाशील मूलक आ रहा है पूरा मूलक, यानी कि क्रियाशील मूलक, यानी कि फंक्शनल ग्रुप रहने पर ये लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। जैसे में देख लो, अगर OH है तो ऑल लगाएंगे, CHO एल्डिहाइड है तो ऑल लगाएंगे, है ना। COOH है तो क्या लगाएंगे? ओइक अम्ल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सब लिखवाया जाएगा नामकरण में, हम सब अलग अलग पढ़ेंगे। ओइक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो इन बातों पर अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो हमारा नामकरण क्या हो जाएगा? आसानी से हो जाएगा। देखिए इसी पर हम एग्जांपल आपको बता रहे हैं नामकरण का, समझाते हैं। देखो यहीं पे एग्जांपल हम इसी रूल पर आपको दिखा रहे हैं। लिखा हुआ है कि इसका नाम बताइए। CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नामकरण कह रहा है करने के लिए। तो हम क्या करते हैं? पहले देखते हैं क्या कि बंद है कि खुला है। बोलिए खुला है कि बंद है? खुला, खुली श्रृंखला है। सेकेंड पार्ट वाला जो वीडियो है उसमें दिया गया है टोटल खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला, क्लासिफिकेशन में पढ़ा गया है। तो खुली श्रृंखला है तो ये प्रीफिक्स नहीं लगेगा। दूसरा क्या इसमें ब्रांच लगा हुआ है? नहीं लगा है तो प्रतिस्थापी भी नहीं लगेगा। तीसरा है कि जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या लिखते हैं? वर्ड रूट ब्यूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ब्यूट, है ना। अब क्या करेंगे हम? देखेंगे प्राइम वर्ड रूट के बाद देखते हैं प्राइमरी सफिक्स कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। तो क्या सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? एन। डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दो? एन लगा दो, एन। अब देखते हैं कि क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है क्रियाशील मूलक? OH CHO O COOH ये सब है? नहीं है। तो क्या करेंगे? यही हमारा हो जाएगा, लिख देंगे ब्यूटेन। ब्यूटेन हो गया, यानी कि इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया। और देख लेते हैं नामकरण।
CH2 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 CH2। चलिए पूजा इसका नाम बताइए। तो पहले देखते हैं कि बंद है खुला है। बंद है, ये पहले ये देखेंगे तो बंद है तो लगा दो साइक्लो। क्या लगा दो? साइक्लो। चलिए ब्रांच कोई लगा है? इधर निकला है? कोई नहीं निकला है तो हटा दीजिए। जनक श्रृंखला में कार्बन, यही जनक श्रृंखला होगी। कार्बन कहीं से भी काउंट करेंगे, इसका रूल लिखाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। 1 2 3 4 कितने? 5 कार्बन के लिए पेंट लगा दीजिए। बोलिए डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है तो N लगा दो। कोई फंक्शनल ग्रुप है इसमें? नहीं है तो साइक्लोपेंटेन। क्या हो गया नाम इसका? साइक्लोपेंटेन। बंद होगा तो साइक्लो लगा दिया जाएगा। और देखते हैं, देखो चलो इस तरह से भी हम नामकरण पूछ सकते हैं। बोलिए 1 2 3 4 5। पहले बंद है तो साइक्लो लगाओ। साइक्लो 5 है, चलो 6 कर दो। 1 कार्बन 2 3 4 5 6 है तो साइक्लो 6 के लिए हेक्स, और सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या? N, तो हेक्सेन हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन, है ना। और भी देखते हैं, देखो CH3 CH2 CH2 CH3 CH3। चलिए जनक श्रृंखला पहले चुन लीजिए। सबसे लंबी श्रृंखला यही है, हो गया। सबसे लंबी श्रृंखला यही हो गया हमारा, है ना। तो ये क्या हो गया? अब ये ब्रांच वाला पहले देखो, नामकरण के लिए देख रहे हैं। बंद है कि खुला है? खुला है, ये नहीं लगेगा। साकित है क्या? हाँ, ब्रांच में आया है। कौन? इधर लगा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे इधर से। इधर से काउंट करेंगे, इधर से नजदीक होगा ये। इसका नियम बाद में लिखवाएंगे हम। 1 2, इधर से 3 आ रहा है, 4 और 5, इधर से भी 1 2 3 ही पर आ रहा है, तो दोनों तरफ किधर से हम काउंट कर सकते हैं। तो पहले प्रतिस्थापी को लिख लेंगे। जो ये प्रतिस्थापी हो गया, जो बाहर निकला था उसको प्रतिस्थापी बोलते हैं। तो क्या है? मेथिल है। कितना पर है? 3 पर है। 3 मेथिल। एड्रेस देने को नेक्स्ट वीडियो में। 3 मेथिल। कार्बन कितने? 5 के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए N। मतलब कि 3 मेथिल पेंटेन। 3 मेथिल पेंटेन, इसका नाम हो गया। एक और देखते हैं, चलो CH3 CH2 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 OH। बोलिए, शुरू करते हैं। देखते हैं खुला है कि बंद है। खुला है, इसका काम खत्म। देखना है कि ब्रांच निकला है कि नहीं निकला, इसका भी काम खत्म। कार्बन को काउंट कर लेंगे 1, जिधर से OH निकटा है उधर से काउंट करेंगे 2 3 4, है ना। तो 4 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? N। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है OH तो क्या लगाएंगे? और, यानी कि ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल, है ना। 1 पर ही है तो क्या होगा? ये 1 ब्यूटेनॉल। अब और भी देख लेते हैं, चलो कुछ और देखते हैं। CH3 CH2 नहीं, ज्यादा हो जाएगा। देखो 1 2 4, 1 2 3 4, ठीक है। CH2 CH3। चलिए कार्बन को काउंट करेंगे जनक श्रृंखला में। तो देखो डबल बॉन्ड जिधर तो नजदीक है उधर से काउंट करेंगे। 1 2 इधर से आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है। 1 2 3 4 5। खुला है तो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लगेगा। ब्रांच वाला नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं लगेगा। क्या लगाएंगे हम? जनक श्रृंखला में कितने कार्बन? पेंट है। पेंट सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। एक भी डबल बॉन्ड रहेगा तो उसी को दिया जाएगा, तो इन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इन। कितना पर डबल बॉन्ड है? कितने कार्बन पर? दूसरे कार्बन पर 2 लगा देंगे। 2 पेंटिंग, 2 पेंटिंग। इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। अब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में? अलग अलग एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, एल्कोहल का, ईथर का, कीटोन का, है ना, एस्टर का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, सब का अलग अलग रूल के हिसाब से हम लोग
पढ़ेंगे। तो इसको ठीक से नोट करेंगे, याद करेंगे।